नमस्कार दोस्तों, मेक जीएसटी इजी यूट्यूब चैनल में मैं सीए उमंग गर्ग आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। ई इनवॉइसिंग सिस्टम पे ये हमारी 4th वीडियो है जिसके अंदर आज हम एफएक्यू पे डिस्कशन करेंगे। हाउ इज ई इनवॉइसिंग डिफरेंट फ्रॉम प्रेजेंट सिस्टम। ई इनवॉइसिंग आने से जो जीएसटी में प्रेजेंट में जो सिस्टम चल रहा है, जहां से इनवॉइस इशू करते हैं हम जिस वे में, तो उससे क्या चेंजेस हो गए। तो ई इनवॉइस के सिस्टम आने से ऐसा सच कोई मेजर चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ एक टेक्निकल एडिशन हुआ है जिसमें हमें क्या करना होगा। जो हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम बिल बना रहे हैं, उसके अंदर हमें उसको ई इनवॉइसिंग पोर्टल से इंटीग्रेट करना होगा, ताकि जब हम इनवॉइस उसके अंदर बनाएंगे तब वहां से इनवॉइस की डिटेल ई इनवॉइस पोर्टल पे ट्रांसमिट की जाएगी और ई इनवॉइसिंग पोर्टल से एक आईआरएन नंबर और क्यूआर कोड दिया जाएगा जो आपका सॉफ्टवेयर आपके इनवॉइस में ऐड कर देगा। देन दैट इनवॉइस विल बी ए वैलिड इनवॉइस। फॉर विच बिजनेसेस ई इनवॉइसेस इज मैंडेटरी। अभी सबसे मेजर क्वेश्चन ये आ रहा है कि किन किन बिजनेस के लिए इनवॉइसिंग मैंडेटरी है। फॉर ए रजिस्टर्ड पर्सन whose aggregate turnover in any preceding financial year from the financial year 2017 to 18 is more than the prescribed limit, then invoicing is mandatory। किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन के लिए किसी भी साल में अगर उसकी एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 17-18 से मोर देन प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा है तो उस पर इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होगा। अब आता है कि यहां पे प्रिस्क्राइब लिमिट क्या है। 1 अप्रैल 2022 ई इनवॉइसिंग उन पे एप्लीकेबल हो जाएगा जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 20 करोड़ है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 17-18। अब आता है कि एग्रीगेट टर्नओवर क्या है। एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड ऑल टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई एंड ऑल्सो इंक्लूड ब्रांच ट्रांसफर। मीन्स अगर हमारी एक ब्रांच ने दूसरी ब्रांच को सेल किया तो उसको भी हम एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करेंगे। अब जैसे दोस्तों आपको पता है कि जीएसटी 1 जुलाई 2017 से आया था, मतलब मिडिल में किसी फाइनेंशियल 17-18 के मिडिल में आ गया था। तो उसमें एग्रीगेट टर्नओवर हम 1 जुलाई 2017 से एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर तक ही देखेंगे। फर्स्ट क्वार्टर की टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि ड्यूरिंग द ईयर मेरी टर्नओवर प्रिस्क्राइब लिमिट से अबव हो गई है, मतलब मेरी टर्नओवर लेट सपोज सितंबर में जाके 20 करोड़ से अबव जा चुकी है, तो मेरे पे इनवॉइसिंग क्या 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल हो जाएगा। इसका आंसर है नहीं। अगर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आपकी टर्नओवर प्रिस्क्राइब लिमिट से ऊपर चल जाती है तो आप पे इनवॉइस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर एप्लीकेबल होगा। What business need to do to be e-invoicing ready। अब जैसे आप देख रहे हो 1 अप्रैल 2022 से ई इनवॉइस जिनकी टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा थी उन पे एप्लीकेबल होने वाला है। तो उनको अपने बिजनेस में क्या चेंजेस करना होगा। उनको सिर्फ अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, बिलिंग सॉफ्टवेयर या ईआरपी सॉफ्टवेयर के अंदर उसको ई इनवॉइसिंग पोर्टल से इंटीग्रेट करना होगा, उसको अपडेट करना होगा, ताकि वहां से डायरेक्ट ई इनवॉइसिंग जनरेट किया जा सके। जो पर्सन्स अभी टैली यूज कर रहे हैं तो टैली ने इस फीचर को टैली प्राइम के अंदर इनबिल्ट किया है, तो वो वहां से उसको यूज कर सकते हैं। इज एन इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट वैलिड विदाउट आईआरएन। तो इसका आंसर है नो। अगर हमने इनवॉइस पे, डेबिट नोट पे, क्रेडिट नोट पे आईआरएन नहीं लिखा तो वो वैलिड इनवॉइस नहीं होगा। इसका रीजन है रूल 48.4। रूल 48.4 ये कहता है कि आपके इनवॉइस पे आपका आईआरएन नंबर होना चाहिए, और रूल 48.5 कहता है कि अगर आपने रूल 48.4 की कंडीशन फुलफिल नहीं की है तो वो इनवॉइस आपका इनवॉइस ट्रीट नहीं किया जाएगा। सो the document issued by notified person become legally valid only with an IRN। अब ये क्वेश्चन लोगों के माइंड में आता है, मेरे किस किस डॉक्यूमेंट पे आईआरएन
रिक्वायर्ड है, मुझे किस किस की इनवॉइसिंग करनी होगी। फर्स्ट आपका टैक्स इनवॉइस, सेकंड क्रेडिट नोट, थर्ड डेबिट नोट। ये तीनों डॉक्यूमेंट अगर आपने B2B ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज की है तो आपको IRN जनरेट करना है, प्लस अगर आपकी एक्सपोर्ट है तो आपको IRN जनरेट करना है। व्हाट सप्लाईज आर प्रेजेंटली कवर्ड अंडर ई इनवॉइस। ई इनवॉइस के अंदर कौन कौन सी सप्लाईज है जो अभी कवर है। एक B2B ट्रांजेक्शन्स है, सेकंड सप्लाईज टू SCZ। याद कीजिए SCZ अगर सप्लाई कर रहे हैं तो एग्जम्प्ट है, अगर हम SCZ को सप्लाई कर रहे हैं तो एग्जम्प्ट नहीं है। एक्सपोर्ट विथ और विदाउट पेमेंट, अगर हमारी एक्सपोर्ट है चाहे वो विथ पेमेंट हो या विदाउट पेमेंट हो, उसको IRN जनरेट करना है हमें। डीम्ड एक्सपोर्ट है तो भी हमें IRN जनरेट करना है। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो ISD है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ले रखा है, क्या उनको इनवॉइसिंग जनरेट करना है? इसका आंसर है नहीं, उनको इनवॉइस जनरेट करना नहीं है, उन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। B2C ट्रांजेक्शंस, बिजनेस टू कंज्यूमर, सप्लाईज कैन ऑल्सो बी रिपोर्टेड बाय नोटिफाइड पर्सन। इसका आंसर होगा नो। अगर आप B2C ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आपको इनवॉइसिंग नहीं बनानी है, क्योंकि वो उस ट्रांजेक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप B2C ट्रांजेक्शन के लिए भी इनवॉइसिंग बनाएंगे तो पोर्टल आपको डिनाई कर देगा। इज इनवॉइसिंग एप्लीकेबल फॉर नील रेटेड और वोली एग्जम्प्ट सप्लाईज। अगर मेरा कोई इनवॉइस है जो टोटली एग्जम्प्ट है तो उस पर IRN मुझे जनरेट करना है? इसका आंसर है नहीं, क्योंकि उसको हम एज ए बिल ऑफ सप्लाई काउंट करते हैं, ना कि टैक्स इनवॉइस। वेदर फाइनेंशियल कॉमर्शियल क्रेडिट नोट ऑल्सो नीडेड टू बी रिपोर्ट IRP। जैसा कि जानते हैं GST एरा के अंदर हम दो तरह के क्रेडिट नोट इशू करते हैं। एक वो क्रेडिट नोट जिस पे टैक्स लगता है और एक वो जिस पे कोई टैक्स नहीं लगता। तो फाइनेंशियल क्रेडिट नोट्स उनको बोलते हैं जिस पे हमने टैक्स नहीं लगाया है। और अब क्वेश्चन आता है क्या उन क्रेडिट नोट पे जिस पे हमने टैक्स नहीं लगाया है, मींस फाइनेंशियल क्रेडिट नोट पे हमें इनवॉइस जनरेट करना है? इसका आंसर है नो, क्योंकि हमें सिर्फ वही डॉक्यूमेंट पे इनवॉइस जनरेट करना है जो सेक्शन 34 के अंदर डिफाइंड है, और सेक्शन 34 सिर्फ टैक्सेबल क्रेडिट नोट्स को ही काउंट करता है। फाइनेंशियल क्रेडिट नोट सेक्शन 34 में काउंट नहीं होते हैं, तो फाइनेंशियल क्रेडिट नोट्स पे हमें इनवॉइस जनरेट नहीं करना है। वेदर ई इनवॉइस इज एप्लीकेबल फॉर इनवॉइस बिटवीन टू डिफरेंट GSTN अंडर सेम पैन। अगर किसी SSC के दो रजिस्ट्रेशन है और एक रजिस्ट्रेशन से दूसरे GSTN पे सेल की जाती है तो क्या उस पे इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होगा? यस, इसको आप नोट कर लीजिए। ब्रांच ट्रांसफर पे ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होगी, क्योंकि एज पर सेक्शन 25(4) ऑफ CGST एक्ट, अगर किसी पर्सन के मोर देन वन रजिस्ट्रेशन है, चाहे वो सेम स्टेट में हो या अदर स्टेट में हो, तो उसको एज ए डिफरेंट पर्सन काउंट किया जाएगा। तो इस वजह से उसको ब्रांच ट्रांसफर पे भी इनवॉइस जनरेट करना है। फॉर हाईसी सेल बॉन्डेड वेयर हाउस सेल वेदर इनवॉइसिंग इज एप्लीकेबल। एक बार हाईसी सेल के बारे में मैं आपको बता देता हूं। हाईसी सेल वो ट्रांजेक्शन्स होती है जो बिफोर इंपोर्ट क्लियरेंस से पहले ही इन सी हम डॉक्यूमेंट एंडोर्स करके किसी और पर्सन को सेल कर देते हैं। तो क्या इस पे इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है? इसका आंसर है नो, क्योंकि हाईसी सेल को शेड्यूल 3 में कवर किया गया। शेड्यूल 3 डिफाइन करता है नॉन GST ट्रांजेक्शन, तो वो नाइदर तो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, तो उस पे ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं होगा। व्हाट इज एप्लीकेबल ऑफ ई इनवॉइसिंग फॉर इंपोर्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। क्या बिल ऑफ एंट्री फाइल करेंगे जो जिस चीज की, क्या उस पे इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है? इसका आंसर है नो। फॉर विच एंटिटी सेक्टर ई इनवॉइसिंग इज एप्लीकेबल और एग्जम्प्ट। फॉर विच एंटिटीज एंड सेक्टर ई इनवॉइसिंग इज नॉट एप्लीकेबल। किन किन को एक गवर्नमेंट से एग्जम्पशंस मिली हुई है। फर्स्ट
SEZ यूनिट्स, सेकंड इंश्योरर, थर्ड बैंकिंग और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स, GTA, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, एंड लास्ट इज सिनेमा हॉल्स। अब एक क्वेश्चन आता है, डू SEZ डेवलपर नीड टू इश्यू ई इनवॉइस? क्या SEZ डेवलपर को ई इनवॉइस इश्यू करना मैंडेटरी है? यस, अगर उनकी टर्नओवर प्रिस्क्राइब लिमिट से अबोव है तो SEZ डेवलपर को ई इनवॉइस इशू करना होगा। आप यहाँ पे नोट कीजिए पॉइंट कि SEZ यूनिट्स को एग्जेम्पशंस मिली है, ना कि SEZ डेवलपर्स को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर फ्री ट्रेड एंड वेयर हाउसिंग जोन आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम ई इनवॉइसिंग? इसका आंसर होगा यस, क्योंकि एज पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी फ्री ट्रेड एंड वेयर हाउसिंग जोन्स आर ओनली ए स्पेशल कैटेगरी ऑफ SEZ। ये एक SEZ की ही टाइप है जो कि फोकस करती है ट्रेडिंग और वेयर हाउसिंग सर्विसेज के लिए। तो ये SEZ होने की वजह से ई इनवॉइस जनरेट नहीं करेंगे। देन क्वेश्चन आता है, इज ई इनवॉइस एप्लीकेबल फॉर सप्लाईज बाय नोटिफाइड पर्संस टू SEZ? अगर कोई नोटिफाइड पर्सन SEZ को सेल कर रहा है तो क्या उस पे इनवॉइस एप्लीकेबल होगा? इसका आंसर है यस। अब एक क्वेश्चन आता है, एक पर्सन है जिसकी 2 यूनिट है, एक SEZ में है, दूसरी डोमेस्टिक एरिया में नॉर्मल यूनिट है। दोनों का पैन सेम है, पैन सेम एक ही एंटिटी होने की वजह से पैन सेम है। किसी फाइनेंशियल ईयर में उसकी SEZ यूनिट की टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा है और जो डोमेस्टिक एरिया में नॉन SEZ एरिया के अंदर काम कर रही है उसकी टर्नओवर बिलो नोटिफाइड लिमिट है। क्या उस पे इनवॉइस एप्लीकेबल होगा? क्योंकि SEZ को एग्जेम्पशंस मिली है, तो क्या DTA पे इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होगा? इसका आंसर होगा यस, क्योंकि यहां पे हम इनवॉइसिंग के लिए जो काउंट करते हैं वो एग्रीगेट टर्नओवर काउंट करते हैं। किसी लीगल एंटिटी की एग्रीगेट टर्नओवर मींस सारे रजिस्ट्रेशन का टोटल टर्नओवर इंक्लूडिंग एग्जेम्प्ट प्लस एक्सपोर्ट प्लस टैक्सेबल। तो जो DTA यूनिट है उसको एग्रीगेट टर्नओवर की वजह से उस पे ई इनवॉइसिंग प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। देन क्वेश्चन आता है कि मुझे कैसे पता चलेगा मेरे पे ई इनवॉइस एप्लीकेबल है या मेरे किसी सप्लायर पे इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है? तो उसके लिए इनवॉइसिंग पोर्टल पे एक फैसिलिटी दी गई है, टू सर्च स्टेटस ऑफ एनेबलमेंट ऑफ GSTN और इनवॉइसिंग पोर्टल, जिसको आप इनवॉइसिंग पोर्टल पे सर्च ऑप्शन में जाके वहां पे ई इनवॉइसिंग स्टेटस ऑफ टैक्स पेयर के नाम से सर्च कर सकते हैं। इसमें आप GST नंबर डालेंगे तो वहां पे उसका स्टेटस बता देगा कि इस पे GST एक्टिव है या नहीं है। देन एक क्वेश्चन आता है कि मेरे को क्या कहीं से लिस्ट पता चल सकता है कि टोटल कितने टैक्स पेयर है जिन पे इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है? क्योंकि आप इसमें एक पॉइंट नोट कीजिए, आप इनवॉइसिंग की फैसिलिटी से इनवॉइसिंग के लिए आप सिर्फ इतना चेक नहीं करेंगे कि आपको आप पे इनवॉइस एप्लीकेबल है या नहीं है, आपको ये भी देखना होगा आप जिनसे परचेज कर रहे हैं आपके किस किस सप्लायर पे ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है। अगर किसी पे इनवॉइस एप्लीकेबल है और उसने विदाउट IRN QR कोड आपको इनवॉइस दे दिया तो वो उसका इनवैलिड इनवॉइस है, आपको बाद में इनपुट टैक्स क्रेडिट में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इनवैलिड इनवॉइस पे आप ITC क्लेम नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक फैसिलिटी दी गई है कि पोर्टल पे आप एक एक्सेल शीट डाउनलोड कर सकते हैं जो टाइमली बेसिस पे अपडेट होती है, जहां पे जिन भी सप्लायर पे ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है या जो ई इनवॉइसिंग फॉलो कर रहे हैं उन सबके नाम दिए गए हैं। वहां से आप चेक कर सकते हैं कि आपके किन किन सप्लायर पे इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है। इज देयर एनी टाइम विंडो विद इन विच आई नीड टू बी रिपोर्ट एन इनवॉइस टू IRP? आज मैंने डॉक्यूमेंट 1 तारीख को बना दिया तो मेरे को कितने टाइम लिमिट के अंदर ई इनवॉइसिंग पोर्टल पे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा और वहां से IRN जनरेट करना होगा? तो फिलहाल तो अभी ऐसी सच कोई
टाइम लिमिट नहीं दी गई है, क्योंकि पोर्टल सिर्फ वैलिडेशन ही रखता है अपने पास। पर जो गवर्नमेंट का इंटेंशन है वो ये है कि आप इसको रियल टाइम बेसिस पे बनाए। जिस दिन का आपका इनवॉइस है, ट्राई कीजिए आप उस दिन उसको IRN जनरेट कर लें। कैन आई अमेंड डिटेल ऑफ रिपोर्ट ऑफ इनवॉइस फॉर विच IRN हैज ऑलरेडी बीन जनरेटेड? क्या मैं अपने किसी इनवॉइस पे जिस पे मैं IRN जनरेट कर चुका हूं उसको अमेंड कर सकता हूं? ऐसा नहीं है, आप ई इनवॉइसिंग में कुछ भी अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कोई अमेंडमेंट करनी है तो आप GSTR 1 में कीजिए एट टाइम ऑफ फाइलिंग योर रिटर्न। पर इसमें एक चीज आप नोट कीजिए, अगर आपने किसी भी इनवॉइस को अमेंड किया है तो वो इनवॉइस पे फ्लैग लग जाएगा और ऑफिसर के पास उसकी इंफॉर्मेशन जाएगी। ऑफिसर उसको वेरीफाई करेगा कि आपने क्या क्या वहां पे चेंजेस करे हैं, और अगर सच कोई वहां पे मेजर चेंज हुआ तो उसकी एक्सप्लेनेशन भी आपसे मांगी जा सकती है। कैन एन IRN इनवॉइस रिपोर्टेड टू IRP कैंसल्ड? अगर हमने कोई IRN जनरेट कर लिया तो क्या उसको कैंसिल कर सकते हैं? यस, पर उसकी एक टाइम लिमिट है 24 आवर्स। 24 आवर्स में आप अपना IRN कैंसिल कर सकते हैं। पर इसमें एक कंडीशन है, अगर आपने उस पर ई-वे बिल बना दिया जो कि एक्टिव है और ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन वो वेरीफाइड हो गया है, तो आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद भी आपको 24 घंटे बीत जाने के बाद कैंसिल करना है तो आपको उसको GSTR 1 में कैंसिल करना होगा। देन क्वेश्चन आता है, कैन एन इनवॉइस नंबर ऑफ कैंसल्ड IRN यूज भी अगेन? मैंने एक इनवॉइस जनरेट किया जिसपे कोई एरर की वजह से मुझे उसको कैंसिल करना पड़ा IRN जनरेट करने के बाद। क्या मैं उस इनवॉइस नंबर को दोबारा यूज कर सकता हूँ और कोई दूसरा IRN जनरेट कर सकता हूँ? नहीं। अगर आपने एक बार IRN जनरेट कर दिया तो वो इनवॉइस भी आपको कैंसिल करना होगा अगर आप IRN को कैंसिल करते हो तो। I have generated IRN for an invoice and there is a discrepancy in the invoice and supply also did not materialize, मतलब सप्लाई अभी तक मैंने नहीं की है। So I had to cancel it in my system. However, I could not cancel IRN on IRP because 24 hours has expired. What to do? सिंपल है, आपने इनवॉइस जनरेट किया, आपके इनवॉइस में मिस्टेक थी, आपको इनवॉइस अपने सिस्टम में कैंसिल करना है, पर IRN पोर्टल पे कैंसिल नहीं कर पा रहे क्योंकि 24 आवर्स हो चुके हैं। तो अब आप क्या करेंगे? इसके अंदर आपको यह करना है कि आप जो GSTR 1 फाइल करेंगे उस टाइम आप उस इनवॉइस को वहां से कैंसिल करेंगे, क्योंकि GSTR 1 के अंदर जो इनवॉइस रिफ्लेक्ट होते हैं वो एक पोर्टल की फैसिलिटी है, ना कि पोर्टल की रिस्ट्रिक्शन है कि आपको ये इनवॉइस अपलोड ही करना है। GSTR 1 is final and self-assessment statutory requirement of outward supply by taxpayer. आपकी जितनी आउटवर्ड सप्लाई है आपको वो GSTR 1 में रिपोर्ट करनी है। अगर कोई डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है तो आप उसको रेक्टिफाई करें, अगर डॉक्यूमेंट आपने कैंसिल कर दिया तो उसको वहां पे कैंसिल कर दीजिए। इफ ई-इनवॉइस इज एप्लीकेबल एंड इशूड, आई एम सपोज टू बी इशू कॉपी ऑफ इनवॉइस इन ट्रिप्लीकेट। अभी आप देखते थे कि इनवॉइस आने से पहले इनवॉइस को ट्रिप्लीकेट में इशू किया जाता था। 1 फॉर ऑन यूज, 2 ट्रांसपोर्टर, 3 फॉर रिसिपिएंट। क्या इनवॉइसिंग में भी हमें 3 इनवॉइस इशू करने? ऐसा नहीं है। अगर आपने किसी इनवॉइस पे इनवॉइस इशू किया है तो आपको ट्रिप्लीकेट इनवॉइस इशू नहीं करना है, और ये क्लियरली रूल 48(6) में मेंशन है। I do not use any ERP GSP and use offline utility to generate IRN. After generation of IRN, do I need to save a copy of signed JSON file? अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर JSON को अपने आप में स्टोर कर लेता है, अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं किया है और आप ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू IRN जनरेट करें तो ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि आप उसको जो साइन इनवॉइस है आप उसको स्टोर करें, पर इट इज सजेस्टेड कि आप उसको स्टोर करें, क्योंकि ई इनवॉइसिंग पोर्टल पे ऐसी कोई सी फैसिलिटी नहीं है जहां से आप इसको बाद में डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही दिखाई जाती है, सिर्फ प्रीवियस 2 डेज के लिए ही
आप ई इनवॉइस को डाउनलोड कर सकते हो, उसके बाद आप बैक नहीं जा सकते। सो इट इज सजेस्टेड कि आप एक एक साइंड जेसन फाइल को आप डाउनलोड करके रखें। अब आता है कि जो ई इनवॉइस में जो क्यूआर कोड है उसके अंदर क्या क्या कंटेंट है। क्यूआर कोड को अगर मैं हैंड हैंडल्ड डिवाइस से स्कैन करता हूं तो मेरे को क्या क्या कंटेंट उसके अंदर दिखेगा। फर्स्ट, सप्लायर का जीएसटीएन, सेकंड रिसिपिएंट का जीएसटीएन, इनवॉइस नंबर थर्ड, फोर्थ इनवॉइस की डेट, फिफ्थ इनवॉइस की वैल्यू टैक्सेबल प्लस में टैक्सेस, देन नंबर ऑफ लाइन आइटम्स, कितने नंबर ऑफ उसमें लाइन आइटम्स है और मेजर एचएसएन कोड कौन सा है, उसके बाद आईआरएन और आईआरएन की डेट। With the introduction of e-invoicing, is e-way bill still compulsory? e-invoicing आने से क्या e-way bill मुझे अभी भी बनाना है? Yes, बिकॉज ये दोनों अलग अलग सिस्टम है। e-invoice इनवॉइस के पर्टिकुलर्स के लिए और e-way bill मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए। अगर आपने किसी का e-invoice बना दिया है और उस पर e-way bill एप्लीकेबल है तो आपको e-way bill भी कंपल्सरी है जनरेट करना। अगर आप ऐसा नहीं करते हो और ऑन द वे चेकिंग होती है तो आपके गुड्स को डिटेन किया जा सकता है और 100% ऑफ पेनल्टी लग सकती है। वेदर ई-वे बिल विल गेट ऑटो जनरेटेड, आप जब आईआरएन जनरेट करोगे तो ई-वे बिल के ऑटो जनरेट हो जाएंगे। इसका आंसर है अगर आपने पार्ट ए और पार्ट बी दोनों की डिटेल एट टाइम ऑफ जनरेट ऑफ आईआरएन सबमिट कर दी थी तो ई-वे बिल जनरेट करने के लिए यूज किया जाएगा। अगर आपने पार्ट बी अपडेट नहीं किया, व्हीकल की डिटेल्स अपडेट नहीं की थी, सिर्फ पार्ट ए की डिटेल अपडेट की थी, तो आईआरएन पोर्टल पे, ई इनवॉइस पोर्टल पे वहां पे एक ई-वे जनरेट ई-वे बिल का ऑप्शन है जिसमें आप एक्नोलेज आईआरएन या एक्नोलेजमेंट नंबर या डेट वाइज जाके वहां से पार्ट बी अपडेट करके ई-वे बिल जनरेट कर सकते हैं। तो आशा करता हूं जो जो मेजर क्वेश्चन जो जनरली लोग पूछ रहे हैं तो उन सबके मैंने आंसर कर दिए। अगर इसके बावजूद भी आपके कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और जो इंपॉर्टेंट लिंक्स है, जैसे जो एक्सेल फाइल थी, जो आपके पोर्टल्स के जो इंपॉर्टेंट लिंक्स है, कहां से आप सर्च कर सकते हैं, कहां से एक्सेल फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, ई इनवॉइसिंग के पोर्टल्स के लिंक, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हर अपडेट टाइमली रिसीव हो। देन थैंक यू।